हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एटीसी ट्रांसपॉन्डर किसे कहते हैं और कैसे हम ट्रांसपॉन्डर में फ्रीक्वेंसी वगैरह कोड ट्यून व्यून करते हैं। तो आज का टॉपिक है शुरू। और क्या देखा था हमने लास्ट वीडियो में कि रूट कैसे लेना है, हाउ टू टेक रूट, ये हमने कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में। तो आज का टॉपिक है कि प्रोहिबिटेड एरिया किसे कहते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया किसे कहते हैं, डेंजर एरिया किसे कहते हैं। ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके आरटीआर एग्जामिनेशन में। वो प्रोहिबिटेड एरिया वो एरिया है जहाँ पे फ्लाइंग किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में, कोई इवन परमिशन नहीं है, वहाँ आप फ्लाई नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं कर सकते फ्लाई। रेस्ट्रिक्टेड एरिया वो जगह है जहाँ पे फ्लाइंग जो है रेस्ट्रिक्टेड है। किसके लिए रेस्ट्रिक्टेड है? फॉर एग्जांपल कहीं डिफेंस की ट्रेनिंग चल रही है किसी एयर स्पेस में, या उनका एक्सरसाइज चल रहा है, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। यानी वो जो इलाका है वो सिर्फ सीमित है डिफेंस वालों के लिए, सिर्फ डिफेंस वाले उसके अंदर फ्लाई कर सकते हैं, आउटसाइडर नॉट अलाउड। डेंजर एरिया वो इलाका है जहाँ पे फ्लाइंग तो मना नहीं है लेकिन फ्लाइंग विल बी डेंजरस। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे फायरिंग प्रैक्टिस हो रहा है और नो टाइम में ऑलरेडी गिवन है कि वहाँ पे फायरिंग प्रैक्टिस चल रहा है, तो उस जगह को डेंजर एरिया डिक्लेयर किया जाता है फॉर द टाइम बिंग। तो वहाँ पे फ्लाइंग, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप डेंजर एरिया में जा रहे हैं। अब कहीं वॉर जोन है या वॉल्केनो के ऊपर अगर फ्लाई कर रहे हैं, जैसे बरमुंडा ट्रायंगल हो गया, ये सारा डेंजर एरिया है। तो इन सब जगहों पे फ्लाइंग जो है कई जगहों पे अलाउड है, कई जगहों पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। एग्जांपल के तौर पे प्रोहिबिटेड एरिया में बिल्कुल ही फ्लाइंग अलाउड नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में सिर्फ डिफेंस वाले जा सकते हैं, यानी जिनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। डेंजर एरिया में फ्लाइंग विल बी डेंजरस। अभी जो इलाके हैं इनका भी नाम होता है, प्रोहिबिटेड एरिया का भी नाम होता है, डेंजर एरिया का भी नाम होता है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया का भी नाम होता है। कैसे नाम दिया जाता है? सेम वे जैसे हमारा एफआईआर है, अफसरा है, तो डेंजर एरिया का या प्रोहिबिटेड एरिया का या रेस्ट्रिक्टेड एरिया का पहला जो होगा वो अफसरा, नाम का पहला लेटर अफसरा होगा, फिर एफआईआर कोड होगा, फिर अगर प्रोहिबिटेड एरिया है तो पी लिख के आएगा, डेंजर एरिया है तो डी लिख के आएगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है तो आर लिख के आएगा, उसके बाद एक नंबर होगा, जैसे कि 2, 34, 36, इस तरह से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे देख लो जो दिया है, विक्टर अल्फा पापा 2, यानी ये कोई प्रोहिबिटेड एरिया है जो इंडिया में मुंबई एफआईआर के अंडर में आता है, जिसका नंबर है 2। उसी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड एरिया यहाँ पे जैसे VO दिया है, यानी ये कहीं चेन्नई एफआईआर में रेस्ट्रिक्टेड एरिया है 81। तो अभी अगर मैप में देखें, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ये वाला VIR 135, यानी ये कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जो दिल्ली एफआईआर में कहीं पे है 135। ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये हमेशा कवर्ड होता है ऐसे येलो बॉर्डर से। आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे सारा का सारा चीज़ सेम टू सेम लिखा हुआ है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया कौन सा है, प्रोहिबिटेड एरिया का क्या मीनिंग है, डेंजर एरिया क्या है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रोहिबिटेड एरिया के, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, फ्लाइंग करना वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, किसी भी हाल में आप फ्लाई नहीं कर सकते। पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये प्रोहिबिटेड इलाका है ना। तिरुमला वेंकटेश टेम्पल के ऊपर फ्लाइंग प्रोहिबिटेड है। ताजमहल के ऊपर फ्लाइंग प्रोहिबिटेड है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WPC वाले पूछते हैं कि कुछ नाम बताइए प्रोहिबिटेड एरिया का। रेस्ट्रिक्टेड एरिया देखो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, वो आपको नो टाइम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो लिखा है VOD 13173, ये एक डेंजर एरिया है, चेन्नई में कहीं कहीं पे है। क्यों डेंजर एरिया है? एंटी एयरक्राफ्ट नेवल फायरिंग यहाँ पे होता है, प्रैक्टिस यहाँ पे चलता है। ये आपको, जब आपका डेंजर एरिया ये वाला इलाका जो है एक्टिव होगा तो आपको नो टाइम में 24 घंटे पहले पता चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है, जैसे कि एक और चीज़ भी है, जैसे अगर मान लीजिए आप कोई छोटा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं जिसमें रेडियो कम्युनिकेशन का फैसिलिटी नहीं है, अगर आपको कहीं से भी ग्राउंड से रेड एंड ग्रीन अल्टरनेटिव फायरिंग आता हुआ दिखे, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो आप डेंजर एरिया में या प्रोहिबिटेड एरिया में या रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने वाले हैं, ये उसका मीनिंग है। ये WPC में भी क्वेश्चन पूछते हैं, पार्ट 1 में भी ये आता है। अब नेक्स्ट है, ये कुछ ऑपरेटर्स के
डेजिग्नेटेड कोड्स हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एयरलाइन है, मान लीजिए आपका जेट एयरवेज़ हो गया या स्पाइस जेट हो गया या एयर एशिया हो गया, ये जो एयरलाइन है इनको 2 रेगुलेटरी बॉडी से परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। एक तो है आयाटा, दूसरा है आईकाओ। आईकाओ आयाटा का अगर आपके पास अप्रूवल है तो आयाटा आपको एक कोड देता है, 2 लेटर का कोड। जैसे इंडिगो का आयाटा कोड है 6C। अब आपका आईकाओ कोड है इंडिगो का IGO। उसी तरीके से अगर आप एयर इंडिया का देखें, आयाटा कोड है AI, आईकाओ कोड है AIC। हर एयरलाइन का एक एक कोड होता है। अब ये कोड कहाँ इस्तेमाल होता है? फ्लाइट नंबर देने में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने देखा हो कभी फ्लाइट रडार में या फिर नॉर्मली टिकट्स में लिखा होता है ना AIC 733, ये या 733, ये जो है फ्लाइट नंबर है, ये वाला। अब फ्लाइट नंबर जो है हमेशा आईकाओ कोड या आयाटा कोड के साथ में आता है। तो फ्लाइट नंबर विल बी ऑलवेज फॉलोड बाई आयाटा कोड और आईकाओ कोड। उसी तरीके से हर एयरलाइन चाहता है कि उसको एक नाम दिया जाए, कॉल साइन, बुलाने का नाम। जैसे इंडिगो चाहता है कि उसको जो है बुलाया जाए आई फ्लाई के नाम से, स्पाइस जेट चाहता है उसको स्पाइस जेट के नाम से ही बुलाया जाए। जैसे कि ये एयर एशिया है, उसका आयाटा कोड है I5। तो जो एयर एशिया है उसका जो कॉल साइन है, आर्या नहीं है, उसका कॉल साइन यहाँ पे एक्चुअली गलत लिखा हुआ। एयर एशिया का कॉल साइन है रेड नाइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एविएशन में? देखो, एविएशन में हम टाइम लेते हैं UTC, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट। सेम चीज़ को हम ज़ूलू टाइम भी कहते हैं। अब एविएशन में जो हम टाइम लेते हैं, यानी जब हमारा जो कॉकपिट है, कॉकपिट के अंदर आपका जो क्लॉक होता है उसमें वहाँ से टाइम रेफरेंस लेते हैं। अब उस कॉकपिट में जो क्लॉक लगा है उसका टाइम जो है आपको क्रॉस चेक करना है ATC के साथ। जो आप क्लॉक में टाइम सेट करते हैं वो आप अपने हाथ के घड़ी से या किसी को पूछ के या मोबाइल के टाइम से सेट नहीं करना है। आपको ATC को पूछना है, जो ATC टाइम बोलेगा उसी को आपको सेट करना है एयरक्राफ्ट के क्लॉक में। अब देखो, टाइम एक्यूरेसी जो है एविएशन में ±30 सेकंड का होता है। ध्यान समझो 3 चीज़ें। टाइम हम एविएशन में हमेशा UTC लेते हैं, UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, जिसको हम ज़ूलू टाइम भी कहते हैं, और उसका एक्यूरेसी है ±30 सेकंड। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, कैसे टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा। मान लो अभी टाइम हो रहा है 10:45 ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम लेते हैं UTC। अब UTC कैसे कैलकुलेट करके जाता है? UTC को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा GMT क्या है। जैसे आपको पता होगा, इंडिया जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो अगर आपको UTC पता करना है कि इंडिया में रह के आपको पता करना है कि UTC कितना हो रहा है, तो आपको क्या करना है, IST माइनस GMT, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से माइनस करेंगे 5 घंटा 30 मिनट, तो आपको UTC मिल जाएगा। तो अब जैसे कि अभी अगर इंडिया में टाइम हो रहा है 10:45, तो उसका UTC है 5:15। तो अब इस चीज़ को हम एविएशन में RT लैंग्वेज में ट्रांसमिट कैसे करते हैं ATC को। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, टाइम हो रहा है अभी 19:35, 19:35, 15 सेकेंड। अब इसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे? देखो, 15 सेकेंड जो है ना, ये 30 सेकेंड से कम है, क्योंकि अभी हमने एक्यूरेसी पढ़ा ±30 सेकेंड। तो ये 30 सेकेंड से कम होने की वजह से ये नेग्लिजिबल है, इसको हम ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो सेम 1935 को ट्रांसमिट कैसे किया जाता है? 1935, दैट्स इट। अगर मान लीजिए वक्त हो रहा है 19:35, क्योंकि ये 30 सेकेंड है और ±30 सेकेंड के अंडर आ रहा है, ये इसको हम कंसीडर करते हैं एज अ हाफ। तो इस चीज़ को कैसे ट्रांसमिट कर लेंगे? 1935 एंड हाफ। ऐसे सवाल DGCA में आते हैं, आपके WPC के क्वेश्चंस में आते हैं। अब मान लेते हैं कि वक्त हो रहा है 30 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए 19:35, 30 सेकेंड से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 40 ले लो, 31, 32, 33, 45, हमने यहाँ पे एक निर्धारित किया 40। अब क्योंकि ये 30 सेकेंड से ज़्यादा है, तो इस चीज़ को हम एज अ 1 मिनट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्यूरेसी ±30 सेकेंड है। तो मोर देन 30 सेकेंड है, तो इसको 1 मिनट में कैलकुलेट किया जाएगा। अभी अगर 1 मिनट में कैलकुलेट हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे
35 पे, ये हो जाएगा 36, तो टाइम नाउ 1936 हो जाएगा, है ना। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर हो रहा है टाइम 19:59:40, तो इसको कैसे ट्रांसमिट करेंगे, है ना, ये सवाल है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। क्योंकि ये 40 सेकेंड है, 30 मिनट से ज़्यादा है, तो 1 मिनट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 19:60 मिनट मतलब, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम नाउ 20 बज रहे हैं। 20 ऑन द आवर बोल सकते हैं, या सिर्फ इसको बोल सकते हैं टाइम ऑन दी आवर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिट टाइम विदाउट सेइंग न्यूमेरिकल, तो बिना कुछ सोचे समझे या देखे सिंपल ट्रांसमिट कर दो टाइम नाउ ऑन दी आवर, ख़त्म बात। यानी कोई भी घंटा हो, ऑन द आवर मतलब हो सकता है 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, एग्जैक्ट जहाँ पे कोई मिनट नहीं है, 00 मिनट 00 सेकेंड, तो सिंपल आपको ऑन द आवर बोलना है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कुछ सिम्बॉल्स पे। ये तो आपको पता ही होगा, ये वे पॉइंट है। तो जो सॉलिड ब्लैक होते हैं उसे हम कहते हैं कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पे अगर आप इस जगह पे फ्लाई कर रहे हैं तो कंपलसरी आपको अपना पोजीशन रिपोर्ट देना है। ऐसा अगर ट्रायंगल है, एम्प्टी ट्रायंगल, तो ये आपका ऑन रिक्वेस्ट, अगर एटीसी पूछा है तब आपको पोजीशन बताना है, अदरवाइज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट पे, पोजीशन रिपोर्टिंग पॉइंट पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करते हैं ज़रा हम देखेंगे। सबसे पहले ऑब्वियसली अगर रिपोर्टिंग पॉइंट पे है, वे पॉइंट पे है, तो वे पॉइंट का नाम लेंगे, रूट बोलेंगे, फ्लाइट लेवल बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। 3 डायमेंशनल पोजीशन हो गया, वे पॉइंट का नाम, रूट, फ्लाइट लेवल एंड टाइम। अब उसके साथ क्या आएगा, एस्टिमेट टाइम ऑफ नेक्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट, नेम ओनली ऑफ सक्सीडिंग रिपोर्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है ज़रा समझते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला मैप है और आपका जो एयरक्राफ्ट है यहाँ फ्लाई कर रहा है, कहाँ पे, किनकी में फ्लाई कर रहा है। ये आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है किनकी में, तो कैसे बताएंगे, पोजीशन किनकी, रूट गोल्फ 450, फ्लाइट लेवल हाइपोथेटिकल ले लेते हैं 350, टाइम 19:30। ये आपने बता दिया पोजीशन, है ना। अब बताएंगे आगे आने वाले वे पॉइंट का कब तक पहुंचेंगे, तो हम बोलेंगे एस्टिमेटिंग ओटावा 19:35, नीपैड नेक्स्ट, है ना। दोबारा बोलता हूँ, कैसे बोलेंगे, पोजीशन किनकी, फ्लाइट लेवल 350, रूट गोल्फ 450, टाइम 19:30, एस्टिमेटिंग ओटावा 19:35, नीपैड नेक्स्ट। यानी कि प्रेजेंट पोजीशन में कैसा है, पोजीशन है किनकी, फ्लाइट लेवल 350 है, टाइम इतना हो रहा है, और हमारा रूट हम फॉलो कर रहे हैं गोल्फ 450, हम आने वाला जो वे पॉइंट है यानी नेक्स्ट रिपोर्टिंग पॉइंट का टाइम है 19:35, सक्सीडिंग रिपोर्टिंग पॉइंट है हमारा नीपैड। इसे कहते हैं पोजीशन रिपोर्ट। तो कभी भी आप ऐसा सॉलिड ट्रायंगल पे है तो आपको अपना कंपलसरी पोजीशन देना पड़ता है। अगर आप किसी इस तरह के वे पॉइंट पे हो, यानी एक ट्रायंगल है फिर स्क्वायर कवर किया गया है, उसे कहते हैं कंपलसरी मेट रिपोर्टिंग पॉइंट। सेम चीज़ को एयर रिपोर्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। एयर रिपोर्टिंग, उसमें क्या क्या बोलना पड़ता है, देखो ये कॉमन क्वेश्चन आता है। एयर रिपोर्टिंग पॉइंट जो है उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जो कॉमनली पूछा जाता है सेक्शन 2 पूछा जाता है, उस पर भी आते हैं। सेक्शन 1 एयर रिपोर्टिंग पॉइंट या फिर मेट रिपोर्टिंग पॉइंट पे 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में क्या आएगा, आपका खुद का आइडेंटिफिकेशन, पोजीशन, टाइम एंड एल्टीट्यूड। नॉर्मल पोजीशन जो भी है, क्योंकि ये सॉलिड ट्रायंगल है तो पोजीशन बताना पड़ेगा, है ना। उसी तरीके उसके बाद सेक्शन 2 में आता है ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ कब तक पहुँचेंगे, ETA, है ना। जैसे आप मुंबई जा रहे हैं तो बोलिए मुंबई, ETA बॉम्बे। एंड्योरेंस मतलब कितना फ्यूल लेके चल रहे हैं, कितने आवर का फ्यूल है। ये आपका सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 2 क्या हो गया, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, ETA एंड एंड्योरेंस। ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ETA एंड एंड्योरेंस, ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है WPC पार्ट 2 क्वेश्चन में, या फिर पार्ट 1 में भी आ सकता है। सेक्शन 3 क्या है, आउटसाइड टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर हो रहा है, कुछ नहीं, एयरक्राफ्ट का जो सैट टैट दिखता है ना, अगर आप A320 उड़ा रहे हैं तो आपके लोअर इकैम में दिखेगा आपको एकदम नीचे सैट टैट, वो देख के बता दीजिए। विंड डायरेक्शन आपको वेदर रडार में दिख जाएगा। स्पीड इवन आपको दिख ही जाता है, TAS, ट्रू एयर स्पीड। उसके बाद क्या आ गया आपका, टर्बुलेंस है कि नहीं, बोलिए नील टर्बुलेंस। आइसिंग, मीडियम आइसिंग बोल दीजिए। ह्यूमिडिटी कितना भी है, बाहर देखिए 75%, 65% है। क्लाउड बता दीजिए स्कैटर्ड है कि ब्रोकन है ना। तो इस तरीके से होता है हमारा पोजीशन कंटेंट क्या है एयर रिपोर्ट का। एयर रिपोर्ट में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 क्या है, पोजीशन, आइडेंटिफिकेशन एंड
टाइम। सेक्शन 2 है ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन, क्या हुआ ETA एंड एंड्योरेंस। सेक्शन 3 में क्या आता है, टेम्परेचर, विंड डायरेक्शन, स्पीड एंड टर्बुलेंस एंड ऑल। आगे बढ़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 2 बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रख लो, रट लो, जो करना है करो। आइए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कुछ सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा आपको टाइम बचाने में। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेनिंग को यहाँ पे एम एरो दिया है, सिंपल सिंबल है। पासिंग फ्लाइट लेवल को ऐसे दिया है। अब इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे है, इससे कैसे आपका टाइम बचता है, ज़रा समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और एग्जामिनर आपसे कह रहा है विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली मेंटेन फ्लाइट लेवल 170, टर्न राइट, कॉन्टैक्ट टार फॉर करेक्शन, कॉन्टैक्ट अप्रोच फॉर फर्दर क्लाइम। तो इसको इतना लिखने में मान लो आपको 40-50 सेकंड लग गए। अब सेम चीज़ को अगर आप एब्रीवेशन एंड सिंबल से इस्तेमाल से लिखें तो कितना जल्दी और कितने शॉर्ट में लिख सकते हैं, ज़रा देखते हैं। विक्टर टैंगो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली मेंटेन फ्लाइट लेवल 170, टर्न राइट, कॉन्टैक्ट अप्रोच फॉर फर्दर क्लाइम, राइट। ये इतने शॉर्ट में हमने लिख दिया, इससे आपका बहुत टाइम बचता है। मान लो आप अभी आपको देखिए इतना सा लिखने में 40 सेकंड लग गया, वहाँ पे आप अगर 2-5 सेकंड में लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करके, एब्रीवेशन इस्तेमाल करके एंड सिम्बॉल्स इस्तेमाल करके, तो आपका एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचेगा। देखो 25 मिनट होते हैं एग्जामिनेशन में, वो 25 ज़िंदगी के ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और उस टाइम पे टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, आपको फोकस करना है आपके आंसर में, ना कि बैठ के लिखते रहो। तो ये बुक में भी मेंशन्ड है कि ये आप शॉर्ट हैंड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि ये जो सिंबल्स है बुक में कहाँ दिया है, तो RK बाली चैप्टर 12 जनरल इन्फॉर्मेशन में आप नीचे आएंगे, और जनरल इन्फॉर्मेशन का जो टॉपिक है उसमें अगर आएंगे आप, पहले वो FIR कोड्स वगैरह होगा, बहुत कुछ होगा उसमें। तो आपका बुक का पेज नंबर देखिएगा, बुक का पेज नंबर होगा 245, कई जगह पे 255 भी हो सकता है। तो 245 या 255 में दिया हुआ एक बॉक्स बनाया है, उसमें साफ साफ लिखा है फॉलोइंग एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स में बी यूज्ड बाय एग्जामिनी व्हाइल राइटिंग द आंसर इन RTR एग्जामिनेशन पार्ट 1। और नीचे एब्रीवेशंस भी दिए हैं, जैसे कि अबिम एक बड़ा सा शब्द है तो उसमें ABM लिख सकते हैं अबिम को, जैसे कन्फर्म को CFM आप लिख सकते हैं शॉर्ट हैंड में, है ना। जैसे कि आप एरोड्रोम को AD ऐसे AD लिख सकते हैं, एयरक्राफ्ट को लिख सकते हैं ACFT लिख सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड्स में आप लिख सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच।